Today our topic is scientific methods. In previous class we study what is science and what is physics, what is physical physics. Today our topic is scientific methods. तो आइए हम साइंटिफिक मेथड्स को समझते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स क्या है। देखिए, साइंटिफिक मेथड एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम किसी नेचुरल फिनोमिना को समझते हैं और फिर उस नेचुरल फिनोमिना को समझ करके हम उस पर फिर यकीन करते हैं। एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें हम विश्वास नहीं रखते, उनको अंधविश्वास कहते हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं होता। जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि सिर में तेल लगाओ आराम मिलता है, मजार में जाइए चादर चढ़ाओ दिल को तसल्ली मिलती है, आराम मिलता है। तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये कितना सत्य है। लेकिन साइंस ये कहती है कि हम किसी चीज़ को सच जब ही मानेंगे जब हमारे इन स्टेप्स को फॉलो कर करके, ये जो स्टेप है जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, इस पर स्टडी कर करके आपने अपनी बात रखी होगी, तब हम उसको यकीन करेंगे, तब हम उसको सच मानेंगे। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है। देखिए, जो हमारे नेचर में जितनी भी नेचुरल फिनोमिनाज हो रही है, चाहे वो बारिश का गिरना हो या फिर सूरज का उगना हो, चांद सितारे और दिन रात का होना, बहुत सारी फिनोमिनाज हो रही है, वाटर्स का फ्लो होना, ये सब नेचुरल फिनोमिना है और इनको हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डिटेल्स में जानना चाहते हैं। तो जिस तरीके से हम जानते हैं उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और जब किसी नेचुरल फिनोमिना की स्टडी साइंटिफिक मेथड से हो जाती है तो फिर हम उस पर यकीन करते हैं। पहले तो ऐसे होता था, जब साइंटिफिक मेथड नहीं था तो पहले धर्म की आस्था में यही पढ़ाया जाता था कि सूरज अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये धर्म की किताबों में बताया जाता था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, सूरज नहीं घूम रहा, सूरज तो अपने एक जगह पर रुका हुआ है और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जब उन्होंने इस बात को बोला तो धर्म वालों को पता चला, तो इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया। और यहाँ तक कि ये हुआ कि जिसने ये कहा था कि अर्थ घूम रही है, सन रुका हुआ है, उसको फांसी भी दे दी गई। तो ये था अंधविश्वास। लेकिन बाद में तो प्रूफ यही हुआ कि सन रुका हुआ है। तो आज के टाइम में कम से कम हमारे पास एक ऐसा मेथड्स है कि अगर हम उस मेथड्स को अप्लाई कर करके अपनी बात रखते हैं तो हाँ, हमारी बात को मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो सच मानी जाती है। तो आज उसी के बारे में हमें चर्चा करनी है कि वो साइंटिफिक मेथड कैसे कैसे वर्क करता है, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। तो आई होप साइंटिफिक मेथड्स आपकी समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है। हम सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करेंगे, ये कैसे अभी समझ में आ जाएगा नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले साइंटिफिक किसी भी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप्स होता है हमारा, ये होता है कि हम ना सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। हम पहले देखते हैं कि जो हमारा नेचर है उस नेचर में जो चीज़ हो रही है उसको हम नोट करते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे हमने नोट किया कि नदी का पानी है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट फ्लो होता है। हमने अगले दिन उठ करके देखा अभी भी नदी का पानी राइट टू लेफ्ट ही फ्लो हो रहा है। तीसरे दिन देखा, चौथे दिन देखा, एक महीने बाद देखा, एक साल बाद देखा, अभी भी नदी का पानी राइट टू लेफ्ट ही हो रहा है। तो हमने पहले ऑब्जर्व किया, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन चलता है कि ये राइट टू लेफ्ट क्यों बह रहा है। तो इसको समझने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अपनी लैब में जाते हैं और लैब में जा करके जो नेचर में हमने जो चीज़ देखी थी उसकी कॉपी हम अपनी लैब में करते हैं। हमने नेचर में क्या देखा था, हमने एक नाली देखी थी जिसको हम नदी बोल रहे थे, वो नदी देखी थी, उसमें पानी बह रहा था। तो हमने लैब में भी ऐसे ही कुछ कर लिया, हमने एक नदी बना ली, छोटी सी नाली बना दी और उस नाली में हमने पानी इसमें गिरा दिया और पानी गिरा करके हमने देखा पानी तो इसमें भी बह रहा है, पानी चलने लगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये था कि बाहर पानी राइट टू लेफ्ट क्यों फ्लो हो रहा है, हमारा माइंड में क्वेश्चन ये था। तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर समझने की कोशिश की। तो हमने जब इसमें पानी डाला तो पानी इसमें इधर भी फ्लो हो सकता है, इधर भी फ्लो हो सकता है, ये हमने देखा।
चेक कर करके। इधर कब फ्लो होगा, जब इधर का लेवल हाई कर देंगे और इधर का लेवल डाउन कर देंगे तो पानी ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जब इधर का लेवल हाई कर देंगे इधर का डाउन कर देंगे तो पानी ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी समझ में आ गया। अच्छा, नेचर में वाटर्स राइट टू लेफ्ट इसलिए फ्लो हो रहा था कि हो सकता है राइट जो लेवल है वो अप है और लेफ्ट लेवल डाउन है। ये हमारी इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो हम पहले नेचर में जो चीज होती है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको जा करके हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने और चीजें अपने नेचर में देखी, जैसे हम देखते हैं पहले गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी के बाद फिर बरसात आती है, फिर ऊपर से पानी गिरता है, तो हमने ये नेचर में देखा। फिर हमने इसी को ले जा करके ऐसा ही कॉपी कर दिया अपनी लैब में ले जा करके। हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करी, एक चूल्हा बनाया, उसके ऊपर हमने पतीली रखी, आग लगाई, उसमें पानी भी भरा, उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया और गर्म करने के बाद देखते हैं वाटर ऊपर चला जाता है वेपर्स बन करके और यहाँ जा करके वो कलेक्ट हो जाता है। अब जब यहाँ का टेम्परेचर डाउन होता है हम अपना चूल्हा वूल्हा हटा देते हैं, टेम्परेचर डाउन होता है, जो वेपर्स थी वो वेपर्स अगेन वाटर में लिक्विड हो जाती है, लिक्विड्स बन जाता है और हम ऊपर से देखते हैं वाटर टिप 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 पानी बरसता है। तो इस तरह से हम नेचर में अपनी चीज़ों को देख करके लैब में जा करके कॉपी करते हैं, फिर हमारी समझ में आता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ ऑब्जर्वेशन और सेकंड स्टेप है हमारा एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कैसा, ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो इसको कंट्रोल कर करके करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करने का मतलब जैसे कि हमने अपने नेचर में देखा था कि दिन हो रहा है फिर रात हो रही है, फिर दिन हो रहा है फिर रात हो रही है, ऐसा हो रहा है। और इतना तो हमें पता ही है कि दिन किसकी वजह से होता है, सूरज की वजह से, क्योंकि सूरज रोशनी देता है अर्थ को। तो हमने नेचर में हमने ऐसा ही लैब में एक सूरज बनाया ये, और ये अर्थ बनाई और इस सूरज को ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया तो हम ये देखते हैं कि अभी यहाँ पर रोशनी पहुंच रही है तो इधर अर्थ के पास दिन है, यहाँ दिन निकल रहा है, तो इसको ऐसे चलाया, जब ये इधर चला गया सन तो इधर देखते हैं इधर रात हो गई, अंधेरा हो गया इधर। तो इस तरह से दिन रात होते हैं, तो हमने सूरज को पकड़ करके ऐसे चला दिया, ठीक है, इसे कंट्रोल कर लिया और इसको चला दिया। तो ये क्या है, ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकला कि सूरज घूम रहा है इसलिए दिन रात हो रही है। अब हमने फिर दोबारा से सोचा कि हम सूरज को भी तो कंट्रोल कर सकते हैं, तो सूरज को हमने कंट्रोल कर दिया, इसको रोक दिया अब की बार और अर्थ को चला दिया, तब भी दिन रात होते हैं। तो दिन रात का होना अर्थ के घूमने से भी हो सकता है और सूरज के घूमने से भी हो सकता है, दोनों की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ये कंट्रोल करना इसको कहते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अब थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा रीजनिंग। ये दो स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम रीजनिंग करते हैं, और रीजनिंग भी हम दो तरह से करते हैं, एक तरह से नहीं दो तरह से करते हैं। एक तो हम उसमें क्वालिटेटिव रीजनिंग करेंगे, क्वालिटेटिव रीजनिंग करेंगे और एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग करेंगे। मैं दोनों को समझाता हूँ कि दोनों कैसे करते हैं। तो क्वालिटेटिव जैसे कि हम ये जानते हैं, हमने अपने नेचर में देखा कि हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो हमने उसका रीजन दिया कि क्यों करती है। तो हमने रीजन दिया कि देखो दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मासेस होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मासेस, मास क्या है, वो उसकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी बता रहे हैं हम कि किसी बॉडी में मास होगा तो वो बॉडी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी दूसरी बॉडी को, ये उसकी क्वालिटीज है। तो हमने ये रीजनिंग की, ये अपने सोच करके बताया। जैसे और दूसरी एग्जांपल से समझिए, जैसे कि सन से लाइट आती है, वो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट आती है और हम ये देखते हैं कि जब हम उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो वो लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है।
अब ये 7 कलर्स कहाँ से आए? इधर इधर से तो व्हाइट लाइट आई, इधर 7 कलर्स बन गए प्रिज्म से पास होने के बाद। तो यहाँ से हमने रीजनिंग करके बताई कि देखो ये जो 7 कलर्स है ना, ये 7 कलर्स पहले ही लाइट में मौजूद थे, व्हाइट लाइट्स में ही थे, उसकी क्वालिटी है वो, उसके अंदर पड़े हुए हैं वो 7 कलर्स, वो हमको पहले नहीं दिख रहे थे। तो ये क्वालिटीज है, तो ये एक क्वालिटी हो गई। तो इस तरह से हम क्वालिटेटिव रीजनिंग करते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव रीजनिंग हुई। उसके बाद फिर हम रीजनिंग दोबारा से करते हैं और उसमें क्वांटिटी डालते हैं। जैसे हमने अपने नेचर में बाहर देखा था कि वाटर हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होता है, तो हमने अपनी लैब में एक नाली बनाई, और नाली बना करके पानी हम ऐसे डालते हैं तो पानी नीचे आ जाता है, ऐसे उतर करके नीचे आ जाता है। कितना एंगल करने से कितना पानी आ जाएगा नीचे? अगर मैं 30 डिग्री रखूँगा, 50 रखूँगा तो पानी ज़्यादा आएगा, तो क्वांटिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो कितना एंगल देने से कितना वाटर नीचे आ जाएगा, ये हमें बताना रहेगा। तो ये है एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग कि कितनी क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। और इसको फिर दोबारा से अगर मैं समझना चाहूँ, तो जैसे सन से आने वाली जो लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है आफ्टर पासिंग द प्रिज्म। तो हमने ये बताया कि ये जो लाइट्स है ये स्प्लिट तभी होगी जब 43 एंगल से प्रिज्म पर स्ट्राइक करेगी, तभी ये 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम ये क्या बता रहे हैं? 43 एक क्वांटिटी बता रहे हैं कि आप इस क्वांटिटी से लाइट डालोगे तो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये क्वांटिटी बता रहे हैं। और भी समझ सकते हैं, जैसे हमने रीजनिंग कर करके ये बताया था कि दो मास बॉडीज में, दो ऑब्जेक्ट में मास होने की वजह से उनमें आपस में एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो वो उसका फॉर्मूला हम हालांकि 9th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिख दूँ तो G m1m2/r², ये एक फॉर्मूला हो गया। तो हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है, दो मासिस बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है, तो फोर्स लगता कितना है, कब कितना फोर्स लगेगा, कब ज़्यादा फोर्स लगेगा, कब कम फोर्स लगेगा, तो ये हमें एक क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। तो हमने ये कहा देखो मास बढ़ा दीजिए, 2 kg मास कर दीजिए तो फोर्स भी ट्वाइस हो जाएगा, मास को ट्रिपल कर दीजिए तो फोर्स भी ट्रिपल हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक क्वांटिटी भी डालते चले जाते हैं अपनी रीजनिंग करने के साथ साथ। तो रीजनिंग हमारी दो तरह से हुई, एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब हमने ये इतने 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया है। 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमें अब एक फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत है, ताकि कि हम अपने जो फिनोमिनाज है उसको हम सही बता सके, उसकी कैलकुलेशन कर सके। जैसे दो मासिस बॉडीज़ है तो दो मासिस बॉडीज़ के बीच में फोर्स लगता है, तो वो फोर्स कब घटता है, कब बढ़ता है, कितना फोर्स लगेगा। तो हमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत है, हमें एक तराजू की ज़रूरत है, तौलने की ज़रूरत है। देखिए दो मासिस बॉडीज़ हैं, उन दोनों मासिस बॉडीज़ के बीच बताइए कितना फोर्स लग रहा है ना। तो हमने एक फॉर्मूला बना करके देना पड़ेगा, यानी कि हमें एक तराजू तैयार करनी पड़ेगी नापने के लिए। जैसे ये मेरे पास ये एक बॉडीज है और ये दो बॉडीज हैं, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। तो हमने एक फॉर्मूला बना करके ये तैयार कर करके ये फॉर्मूला दिया। इससे हम बता सकते हैं कि इन दोनों बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक, और यहाँ से हमने इधर यहाँ पर एक सन है, और यहाँ से हमने एक बॉडी को थ्रो किया, तो ये बॉडी m मास की है और ये m मास की बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो जा रही है, तो इन दोनों के बीच में भी तो फोर्स लग रहा होगा, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। और जैसे ही अब उधर सन भी तो है, अब उधर सन भी तो है, अगर ये सन के पास, सन क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है इसको? तो हमने ये बताया कि सन भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है
अर्थ का फोर्स ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये बॉडी अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ रही है तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगता है, इसलिए इसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, सन इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर ये बताइए सन कब करेगा अट्रैक्ट? तो हमने ये कहा इसको पहले ऊपर की तरफ भेज दीजिए, बहुत दूर लेकर के चले जाइए, और जब अर्थ का फोर्स बिल्कुल वीक हो जाएगा फिर सन का फोर्स वर्क करने लग जाएगा, सन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये यहाँ पर एक हमने एक पोजीशन ऐसी मान ली कि यहाँ तक अर्थ का फोर्स काम करता है, इस वाली डिस्टेंस तक, यहाँ तक अगर तुम बॉडी को छोड़ते हो तो यहाँ से लौट करके ये वापस अर्थ पे आ सकती है। अगर यहाँ से ऊपर जाओगे तो फिर इस बॉडी को सन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, इस बॉडी को सन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, तो ये बात हुई। तो इसी बेसिस पर, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम रॉकेट भी लॉन्च करते हैं, अपनी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं कि हम कितना डिस्टेंस रखें ताकि कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ख़त्म हो जाए, और जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाएगा फिर जो रॉकेट होगा हमारा उसका हम इंजन बंद कर देंगे, वो अपने आप आगे चला जाएगा, क्योंकि अर्थ ने तो उसको खींचने से मना कर देगी ना फिर। तो इस तरह से हम वह फॉर्मूले बनाने की ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे हमें और भी नेचुरल फिनोमिना हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलती है, जैसे एक बॉडी, इसके पास ये बॉडी है, अब ये h हाइट पर है तो इसके पास कुछ एनर्जी है, mgh एनर्जी है। अब मैं इसको ऐसे ड्रॉप करता हूँ तो ये जब ये ड्रॉप होती है तो इस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है, और ये ग्राउंड से ऐसे नीचे गिरती है और इसमें कुछ v वेलोसिटी आती है, और उस वेलोसिटी से आगे चल करके वो जाती है, वो आगे चल करके जाती है, 5 मीटर चल करके गई। ठीक है, 5 मीटर चल करके गई। तो ये कैसे बताया हमने कि वो 5 मीटर के चल करके गई? तो हमने अपना इक्वेशन लगा दिया, द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, सॉरी, द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस लोकेशन, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी से तो चलेगी आगे बॉडी, तो ये दोनों एनर्जी कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता रहा है। ठीक है, ये लॉ लगा करके हमने उसका वेलोसिटी निकाल दिया कि इतने वेलोसिटी से और इतनी दूर जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो बिना फॉर्मूलाज के ये पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी हमने कैसे निकाली? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, v बराबर u प्लस at। तो ये फॉर्मूले बनाने रहते हैं और इन फॉर्मूला को बना करके हम फिर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो बिना फॉर्मूले के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि हमें मैथ्स का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। बिना तराजू के नहीं तोल सकते आप किसी भी चीज को, नेचुरल फिनोमिना को नहीं तोल सकते, है ना। और उसके बाद हाँ ठीक है, हमने ये फॉर्मूला बना दिया, ये फॉर्मूला बना करके आपको दे दिया, लो जी अब इस पर आप वर्क करो। ठीक है, हम वर्क करने लग गए। अब बात ये आती है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बनाया, मैं तो इसको सच मानूंगा और जो मेरे सामने बैठे हैं वो सच मानेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन तो ऑब्जेक्शन उठा देगा कि मैं कैसे इसे सच मानूं। पहले मुझे इस पे प्रैक्टिकल करके दिखाओ, सर्च करके दिखाओ, अब इसकी भविष्यवाणी करके दिखाओ मुझे कि ये सच है या गलत है। तो इसकी भविष्यवाणी करनी भी पड़ती है, हमें इसको ट्राई भी करना पड़ता है कि ये सही भी है, अपनी बात पे खरा भी उतरता है या नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है हमारा प्रिडिक्शन। अब हमारे फॉर्मूले की बारी आ जाती है कि वो सच उतरता है अपनी बात पे या नहीं। तो देखिए कैसे करते हैं हमने यहाँ से अपने रॉकेट को, सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च किया, और लॉन्च कर करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें बता दिया कि जब इतना डिस्टेंस से कवर कर लेगा आप अपना इंजन बंद कर देना, और ये वापस लौट करके नहीं आएगा और ऊपर ही चला जाएगा, स्पेस में रह जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा ही किया। जब ये डिस्टेंस कवर कर ली, मान लीजिए इस डिस्टेंस को कवर करने में 5 आवर्स लगते हैं, तो 5 आवर्स के बाद हमने अपना इंजन बंद कर दिया और ये सैटेलाइट ऊपर चला गया। नेक्स्ट डे हमने देखा कि वो रॉकेट वापस आकर के अर्थ पे गिर गया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये जो आपने फॉर्मूला बनाया था, ये फॉर्मूला आपने गलत बनाया था, ये तो सच ही नहीं निकला। तो ये होता है बाद में, जब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लेते हैं तो उसके बाद प्रिडिक्शन भी करना रहता है। अब वो फॉर्मूला अगर सही है तो वो अपनी बात पे सही उतरता है फिर,
अगर वो फॉर्मूला रॉन्ग है तो फिर वो गलत उतरता है। तो भविष्यवाणी करनी भी जरूरी होती है। हालांकि ये फॉर्मूला सही है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो प्रिडिक्शन करना रहता है हमको। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला सही नहीं उतरता तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि आप इतनी मेहनत से वर्क करके आए हो, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, रीजनिंग की, सब आपका बेकार हो गया। ये ऐसा समझ लीजिए जैसा आप सांप सीढ़ी का खेल कर रहे हैं और खेलते 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 99 पर पहुंच गए, वहां मिला आपको सांप और ला करके छोड़ दिया आपको 5 नंबर पे। फिर दोबारा से वही काम करो, फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, रीजनिंग करो, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग करो, फिर दोबारा से करो, फिर दोबारा से इतनी मेहनत करो। तो एक फॉर्मूले को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई कई साल लग जाते हैं, पीढ़ियों की मेहनत होती है फॉर्मूले में के ऊपर, और हम उसको 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। तो फॉर्मूला बहुत मुश्किल से बनते हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ठीक, तो अब प्रिडिक्शन के बाद हमारा फॉर्मूला या तो वेरीफाई हो जाएगा या फिर फॉल्स हो जाएगा। बस ये लास्ट स्टेप है इसका। तो लास्ट स्टेप में या तो फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो जाएगा या फिर फॉल्सिफिकेशन हो जाएगा। ये लास्ट स्टेप है। आई होप ये साइंटिफिक मेथड्स आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम साइंटिफिक मेथड्स पे वर्क करते हैं, कैसे थ्योरीज देते हैं। तो थ्योरी आती रहती है, उन थ्योरी को मानते जाते हैं, हम उन पे विश्वास करते जाते हैं। अब ये साइंटिफिक मेथड्स जो हमने स्टडी की है, जो थ्योरीज है जो हम बता रहे हैं, ये एक अंधविश्वास से बहुत अलग है। तो किसी चीज़ पे यकीन करना बहुत ज़्यादा हमको एक्टिव कर देता है, हम किसी चीज़ पर ज़्यादा यकीन करने लग जाते हैं अगर हमें ये बात पता चल जाए कि हाँ उस चीज़ की, इस थ्योरी की साइंटिफिक स्टडी हुई है। तो साइंटिफिक स्टडी जिस चीज़ की होगी वो वाकई यकीन के लायक होगी। अब ये थ्योरीज आती रहती है, साइंटिफिक मेथड से आती रहती है, थ्योरीज चलती रहती है और हम उन पर यकीन करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो थ्योरीज आपने दे दी, जो आपने फॉर्मूलाज बना करके दे दिया, कि उसको बदला नहीं जा सकता। इसका आंसर है बदला जा सकता है, लेकिन आप अपनी बात पे सही होने चाहिए। आपने भी इन स्टेप्स को फॉलो कर करके उस चीज़ को समझाइए। तो हमने अपनी फिजिक्स में, अपनी साइंस में ये देखा कि हाँ बहुत सारी थ्योरीज बदली भी गई है। पहले ये माना जाता था कि अर्थ रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है, कई साल, हजारों साल तक यही पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में इस थ्योरी को चेंज किया गया और वो बदल गई, फिर हमने उस पर विश्वास करने लगे। ऐसे ही पहले ये भी माना जाता था कि लाइट्स जो हमारी आंखों में आती है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन चल में आती है या फिर ऐसे वेव्स की फॉर्म में चल करके आती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया। किसी ने कहा नहीं ये ऐसे रॉकेट की तरह आती है, तीर की तरह आती है सीधी चल करके, उनकी बात भी सही मान ली गई। दूसरे साइंटिस्ट आए, नहीं ये ऐसे सीधी नहीं चल करके आती, ये तो ऐसे चल करके आती है लहरों की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलती लाइट, लाइट तो ऐसे चलती है वेव फ्रंट के रूप में, वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। फिर एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने कहा लाइट आपकी डबल नेचर होती है, लाइट की जो नेचर होता है वो डबल नेचर होता है। अब उनकी भी बात मानी गई। तो साइंस में जो थ्योरीज दे दी जाती है उसको चेंज करना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि उसको पॉसिबल, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, तो जो थ्योरीज होती है उनको चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन साइंटिफिक स्टडी से। तो हमने फिर ये कहा कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। साइंस में कोई फाइनल थ्योरी नहीं है। ये ऐसा है जैसे कि चाइना का माल, कल को दूसरा आने वाला साइंटिस्ट उस थ्योरी को बदल दे। बहुत सारी थ्योरी बदली जाती है और बदली भी जाती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं देयर इज नो फाइनल थ्योरी ऑफ, तो ये मैंने लिख दिया है देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। साइंस में कोई फाइनल थ्योरी नहीं है। आई होप आपकी समझ में ये साइंटिफिक मेथड्स आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर करके रखिए। हम क्लास 11th का ऐसे ही पढ़ाएंगे अच्छे से।